Okay, so we are going to start with revision today, and all of you already have the schedule. तो ये जो revision batch है, it is just to brush up your basics. So since you have to write exam in 2 months more or less from now, what we are going to do is this will be a very quick revision. तो यहाँ पे notes ना हम बनाएंगे और ना ही हमको notes की जरूरत है because you already have notes with you. So without wasting any further time, let us start with revision. So we have only 2 lectures per chapter for revision. Okay, that is what we should keep in mind. So we'll start with first chapter, which is rotational dynamics. अब rotational dynamics में first of all you should know basics of circular motion. तो अगर आपको याद होगा that in circular motion you have 2 types of circular motion. एक सर्कुलर मोशन था जिसमें वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और दूसरा था जिसमें स्पीड चेंज होता है पार्टिकल का, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है था इन दोनों में, दैट in uniform circular motion you had a particle which was performing circular motion around the circumference of circle with constant speed. Uniform circular motion में speed constant था, non uniform में speed constant नहीं था. Both of these motion are accelerated motion. क्यों? क्योंकि speed भले constant हो but velocity का direction at every point is along the tangent. मतलब direction of velocity is changing even though speed is constant. Speed भले ही constant हो but direction is changing. दोनों motion जो है, दोनों ही motions they are basically accelerated motion. फिर major difference क्या है? Major difference ये है कि uniform circular motion में you have only one type of acceleration which is centripetal towards center, which is given by mv square by r या फिर mr omega square. If I remove m तो मतलब basically v square by r बोल रहा हूँ मैं. If you write m that becomes force. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है which is towards the center. रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको हम लोग, राइट. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यू हैव टेंजेंशियल कंपोनेंट आल्सो. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो सेंट्रीपिटल मतलब रेडियल कंपोनेंट होता है और एक होता है टेंजेंशियल. तो जब हम सीईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज्यादा डिटेल में जाएंगे, बट यू शुड नो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली वन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर और दूसरा कंपोनेंट नहीं होता है वहां पे. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर आर 2 कंपोनेंट्स. एक है रेडियल मतलब टुवर्ड सेंटर, एक है टेंजेंशियल मतलब अलोंग द टेंजेंट. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आता है दैट इज ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का रूट. क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन ये वेक्टर्स है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. और इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंस यू हैव ओनली वन एक्सेलरेशन, तो वही एक्सेलरेशन कंपोनेंट वो रिजल्टेंट है बेसिकली, राइट. तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. देन इन बोथ द केसेस आप जैसे इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स अप्लाई करते हो तो सर्कुलर मोशन में भी आप अप्लाई कर सकते हो. बाय द वे, जस्ट टू राइट डाउन हियर, रेडियल कंपोनेंट मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसका इक्वेशन आता है वी स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज वी इज आर ओमेगा, तो या फिर वी ओमेगा, ये तीन आते हैं. अगर आप इन तीनों को एम एम और एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. एक्सेलरेशन को जब मास से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है फोर्स.
तो if you want to find out force, centripetal force, you have to multiply by m, and so on. All right, good. Now as I was telling you कि जैसे आप काइनेमेटिक्स के इक्वेशन आपको याद होगा, v is equal to u plus at, ये लीनियर मोशन में था. सिमिलरली एंगुलर मोशन में आप लिख सकते हो ओमेगा फाइनल, वेयर ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा, क्योंकि ए की जगह पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी, ये लिख सकते हैं हम लोग. दूसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, वेयर एस था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या, मान लो लेट अस से कि इनिशियली पार्टिकल ए पॉइंट पे था, आफ्टर सम टाइम टी वो बी पॉइंट पे है, तो उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है दैट इज थीटा बेसिकली, राइट. देन थर्ड आप लिखते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. तो सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट. तो दिस इज समथिंग बेसिक्स दैट यू शुड नो. बाय द वे रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में ज्यादा रोटेशनल मोशन ही हमको कवर करना है, बट जस्ट टू गिव यू अ स्टार्टिंग फील ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, तो हमको ये सब पता होना चाहिए, राइट. देन एज आई टोल्ड यू कि ये जो एक्सेलरेशन है, इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस पता होना चाहिए. सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में एक ही डिफरेंस है. In case of centripetal force, this force is always directed towards the center of circle. अब हमको ये पता है कि हम लोग रेडियस वेक्टर जो होता है, रेडियस वेक्टर हम लोग सेंटर से सरकमफरेंस की तरफ डिफाइन करते हैं. so direction of radius vector r bar is always from center towards circumference. तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर, ये माइनस आर कैप की डायरेक्शन में है. सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब ये प्लस आर कैप की डायरेक्शन में है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना होगा आपको, तो आपको सिर्फ मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा. और हमको ऑलरेडी पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करके रखा है विच इज v स्क्वायर बाय r. मुझे अगर डायरेक्शन बतानी है तो आई विल पुट अ r कैप विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन टेल्स यू दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो टुवर्ड्स सेंटर होता है. सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल की बात करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सिर्फ इतना ही है दैट द डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम सेंटर, मैग्नीट्यूड इज द सेम, ओनली डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम सेंटर, राइट. तो आप इसको और दो तीन फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, इसको लिख सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप, इसको लिख सकते हो एम वी ओमेगा आर कैप विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, और इसको लिख सकते हो एम वी ओमेगा आर कैप, राइट. तो दिस इज द बेसिक दैट यू नीड टू नो of centripetal and centrifugal force. So centripetal is towards center, centrifugal is away from center. This is all you need to know. दोनों का magnitude same होता है, only direction is different. Okay. All right. So the next topic that is there in your syllabus is motion of a vehicle along a horizontal track. So vehicle along a horizontal circular track.
सो द थिंग इज, हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर रोड है, समथिंग लाइक दिस। देयर अ व्हीकल ओवर हियर, यहाँ पे एक व्हीकल है, मान लेते हैं सम कार। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड। अब मैं एंगल ऑफ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एंगल ऑफ बैंकिंग इसके बाद आएगा। हमको सिर्फ समझना है कि व्हाट इज द फिजिक्स इन्वॉल्व्ड हियर व्हेन यू हैव अ कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक व्हिच इज हॉरिजॉन्टल। तो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार? तो अगर मैं कार को देखता हूँ, सो लेट अस से दिस इज दैट कार, ओके, एंड इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ योर मोबाइल फोन्स। वो बाहर की तरफ आ रहा है कार, सो इट इज कमिंग आउट, and here you have this center of curvature R. Now, first of all, you need to know which are the forces acting here. एक तो weight mg, which is always in downward direction, normal reaction n, which is normal to the surface in contact. Normal reaction हमेशा surface, जिस surface पे आपने object को रखा है उसको perpendicular होता है। Now, you need to understand one thing, and that is वेयर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, बात ऐसी है कि जब हम सर्कुलर ट्रैक पे है तो हमेशा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। सो दिस इज फोर्स सेंट्रीफ्यूगल। इसको बैलेंस करने के लिए हमको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अंदर की तरफ, वो हमको मिलता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। बेसिकली स्टैटिक क्यों? बिकॉज हम देखो क्या होगा, अगर सर्कुलर ट्रैक पे एक गाड़ी है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो गाड़ी कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ पुश हो रही है। हमको गाड़ी को बाहर की तरफ स्लाइड नहीं होने देना है, इसलिए हमको सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कंपल्सरीली। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। स्टैटिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमको गाड़ी को सर्कुलर ट्रैक पे ही रखना है, ना अंदर आने देना है ना बाहर आने देना है। So necessary centripetal या फिर centrifugal force. So the required centripetal force here is provided by force of friction. अगर आपको गाड़ी को सर्कुलर ट्रैक पे ही रखना है, you don't want that vehicle to move out. In that case, you need centripetal force, and that centripetal force, क्योंकि centripetal और centrifugal बैलेंस करें, तो वो जो बैलेंसिंग फोर्स हमको चाहिए सेंट्रीपिटल, वो फ्रिक्शनल फोर्स से मिलेगा। फ्रिक्शन किसमें? टायर एंड द रोड सरफेस। हमको पता है दैट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स अभी अभी देखा हमने इस mv स्क्वायर बाय r, और ये होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू नॉर्मल रिएक्शन, ये हमने 11 से सीखा है। नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, नॉर्मल रिएक्शन इज mg, तो ये आप लिखोगे म्यू mg, तो आपको मिल गया एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू म्यू एम जी। एम एम कैंसल हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी, तो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, राइट। अब एज यू सी हियर, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू, उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाती है। किस पे डिपेंड करता है? एक तो आपकी गाड़ी का टायर नया है कि जूना है। अगर जूना है तो स्मूथ हो गया होगा, वो फ्रिक्शन कम होगा। दूसरा, रोड पे पानी है क्या, उस पर भी डिपेंड करता है। ऑयल पड़ा है क्या, उस पर भी डिपेंड करता है। रोड की सरफेस पे फ्रिक्शन है क्या, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपने सीमेंट कंक्रीट के रोड देखे होंगे, तो इंटेंशनली उस पे वो लाइंस डालते हैं टू जनरेट मोर फ्रिक्शन। वेल, बाय द वे, उसका और एक रीजन भी होता है। इट इज नॉट ओनली फॉर फ्रिक्शन बट देयर इज आल्सो अनदर रीजन। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि if the tires are old, there is less friction, and if रोड पे पानी है, रोड पे कुछ लिक्विड है, तो अगर म्यू की वैल्यू बहुत स्मॉल या ऑलमोस्ट जीरो हो गई, तो एम आई सपोज टू लीव माई व्हीकल देयर, गाड़ी वहीं लगा दो। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो गई तो वेलोसिटी जीरो, मतलब देर इज नो वे यू कैन टेक टर्न ऑन दैट रोड, क्योंकि टर्न लेने की कोशिश की, इमीडिएटली द व्हीकल विल बी थ्रोन आउट। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। अगर आपके पास
फ्रिक्शन कम है तो फिर टर्न लेने का जो सेफ्टी स्पीड है, इसको सेफ्टी स्पीड भी बोलते हैं। तो दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, सो सेफ्टी स्पीड का वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाता है। तो हाईवेज पे चलो ठीक है, सिटी के अंदर कम्यूट करने के लिए तो हम ज्यादा स्पीड पे चलाते भी नहीं है व्हीकल्स, बट ऑन हाईवेज you have to take care of this, otherwise vehicle will be directly thrown out from the road. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो पहले हम लोग फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देंगे, पहले हम देख लेंगे कि सिर्फ बैंकिंग करने से क्या हुआ, हाउ डज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन वी चेंजेस। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो सेफ्टी स्पीड है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड जो है वो म्यू पे, आर पे और जी पे डिपेंड करती है। जी तो कांस्टेंट है, एक बार रोड बना लिया तो फिर वो भी आर भी कांस्टेंट है, तो मतलब इन शॉर्ट सिर्फ म्यू पे डिपेंड करती है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई बैंक अ रोड? बाय द वे बैंकिंग का मतलब क्या है? हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड था, इस हॉरिजॉन्टल रोड का दिस इज इनर एज, दिस इज आउटर एज। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर एज को स्लाइटली रेज कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो व्हाट वी डू इज वी स्लाइटली रेज आउटर एज ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, एंड देन वी हैव अ व्हीकल हियर। तो जो गाड़ी थी वो यहाँ पे है, अब वो स्लाइटली इंक्लाइंड प्लेन पे है, समथिंग लाइक दिस। अब कौन कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पे? आई एम निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन फॉर द टाइम बिंग। एक होता है mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्टली। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होता है सरफेस को, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, नॉट रियली करेक्ट हियर, सो आई विल हैव टू show something like this, right? So this is normal reaction more or less. Yes, ये normal reaction force है which is normal to the surface. Now ये जो एंगल यहाँ पे है, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। हमको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास दो लाइंस में एंगल थीटा है तो इन दो लाइन को जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, जैसे ये लाइन नीचे की लाइन नंबर 1 को परपेंडिकुलर है, एंड दिस लाइन ओवर हियर ये लाइन नंबर 2 को परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में भी एंगल जो बनेगा वो थीटा ही होता है। सो इफ यू हैव टू लाइंस एट एंगल थीटा, देन इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू दोस टू लाइंस, उन दो परपेंडिकुलर लाइंस जो आपने ड्रॉ की है उसमें भी एंगल थीटा ही बनता है, ये पता होना चाहिए। नाउ दिस फोर्स हियर इज mg, दिस फोर्स हियर इज नॉर्मल रिएक्शन n। अब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स कर सकते हैं बेसिकली। To do components, what I will do is I will stretch this line. मैं इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूंगा, जस्ट अ मिनट। All right, anyways, it's not getting stretched to doesn't matter really, yeah। तो इस लाइन को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। ओके, तो अब इट इज वेरी सिंपल थिंग। अगर ये एंगल थीटा था तो ऊपर जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल भी थीटा ही बनने वाला है, तो ये कंपोनेंट होगा n cos थीटा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, और वेक्टर के जब हम कंपोनेंट करते हैं तो वो दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर लेते हैं, हम लोग ये पता होना चाहिए। सो दिस विल बिकम n sin थीटा। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट कर दिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन को भी मैं थोड़ा सा साइज में बढ़ा देता हूँ। सो आई जस्ट क्लीन इट ओवर हियर, और नॉर्मल रिएक्शन को भी थोड़ा सा साइज में बड़ा दिखा देंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली देन, समथिंग लाइक दिस। ओके, गुड। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा था यहाँ पे, ये एंगल थीटा है नीचे, तो ये एंगल भी ऊपर का थीटा का वर्टिकली अपोजिट,
तो एक कंपोनेंट आ गया n cos, एक कंपोनेंट आ गया n sin, राइट। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सिर्फ रोड का आउटर एज ऊपर उठाने से क्या हुआ। तो व्हाट हैपेंस इज यू सी n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg, और n sin थीटा जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है, रोड के सेंटर की तरफ जा रहा है वो, मतलब कर्वेचर के सेंटर की तरफ जा रहा है वो, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये टुवर्ड्स सेंटर है। n sin theta is towards center over here, so this will provide necessary centripetal force which is mv square by r। मैं जब इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg इक्वल टू n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, कैंसल 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 कैंसल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे you will get v square by rg equal to tan theta, so you will get v square equal to rg tan theta, so you will get v equal to under root of rg tan theta, right। तो अब if you compare, जब बैंकिंग नहीं किया था तो अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी था, मतलब यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू 0 होती तो सेफ्टी स्पीड 0 होती, राइट। इन शॉर्ट मतलब अगर मेरे गाड़ी का टायर पुराना है या फ्रिक्शन समहाउ नहीं है तो मैं आई कैन नॉट टेक टर्न, आई एम नॉट अलाउड टू टेक टर्न, मैं रोड पे टर्न ले ही नहीं सकता हूँ। बट इफ यू सी सिर्फ बैंकिंग करने से क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो फ्रिक्शन निग्लेक्ट ही कर दिया, यहाँ पे फ्रिक्शन निग्लेक्ट कर दिया हमने, मतलब म्यू तो ऑलरेडी नहीं है यहाँ पे, फिर भी देयर इज सम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विथ विच यू कैन टेक टर्न सेफली, इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। ये मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मोस्ट सेफ स्पीड है इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन म्यू तो है ही नहीं इक्वेशन में। सो सिर्फ रोड को ऊपर उठाने से ये हुआ कि अगर फ्रिक्शन नहीं भी है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, वी स्टिल हैव सम पॉसिबिलिटी टू टेक टर्न ऑन दैट रोड, ओके। तो बैंकिंग का ये एडवांटेज है। व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग को सिंपल वे में डिफाइन करोगे तो आप बोल सकते हो बैंकिंग इज द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, द एंगल विथ विच the outer edge of road is raised with respect to inner edge is called as angle of banking, simple, right। so this is the advantage of banking of roads, okay। अब तक हमने फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं किया है, अब हम लोग फ्रिक्शन इंक्लूड करने वाले हैं। सो आई विल नीड दिस डायग्राम, सो आई जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इफ देयर इज फ्रिक्शन, ओके। अब डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन, देयर आर टू कंडीशंस। एक, ये मैंने इसलिए बोला कि ये मोस्ट सेफ स्पीड है, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। ये मोस्ट सेफ स्पीड क्यों बोला है इसको, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं भी है तो भी आप टर्न ले सकते हो। व्हाट हैपेंस इफ द स्पीड, दिस स्पीड हैपेंस टू बी लेस देन, क्योंकि अगर हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, minimum value with which you can take a turn on a circular road without falling into the center। क्योंकि क्या होगा, देखो ऐसा है, आपको पता होना चाहिए सम बेसिक सर्कुलर मोशन के, इसलिए मैंने सर्कुलर मोशन से स्टार्ट किया था बताना। अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, राइट, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग दिस सर्कम्फरेंस, इसका स्पीड में कम करते गया कम करते गया कम करते गया, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स है, इसलिए सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अगर हम स्पीड कम करते गए तो व्हाट विल हैपन इज दिस विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम स्पीड नहीं हो सकती, राइट। सिमिलरली जब एक कार एक सर्कुलर ट्रैक पे है, उस कार का स्पीड कितना कम करोगे आप, देयर इज अ वैल्यू टू इट। आप ज्यादा कम करने लग गए, मतलब इफ यू आर गोइंग
decreasing, so this vehicle will start skidding inside, right? It will start skidding inside, अंदर की तरफ स्लाइड होने लग जाएगा गाड़ी। अगर फिर मैं वेलोसिटी बढ़ाते गया तो बढ़ाते गए, there will be a point when the vehicle or the particle starts going away, so it starts sliding outside। तो दो केसेस है, मैं पहले केस की पहले बात कर लेता हूँ, इनसाइड स्किडिंग की बात कर लेते हैं। तो इफ द वेलोसिटी इज लेस देन मोस्ट सेफ स्पीड, इस केस में आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन, ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास टेबल टॉप है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग हियर, तो फ्रिक्शन उसको अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये पता होना चाहिए। सिमिलरली जो मैं पहला केस ले रहा हूं, अब पहला केस कौन सा, स्पीड इज लेस देन मोस्ट सेफ स्पीड, मतलब द व्हीकल विल स्टार्ट स्किडिंग इनसाइड, है ना? तो व्हीकल कहां जाएगा, व्हीकल विल स्टार्ट स्किडिंग इनसाइड, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी अवे। तो जो आपके डायग्राम बुक में डायग्राम दी है उसको अच्छे से समझ लेना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में क्यों दिया है, ये इसलिए ही दिया है। सो आई हैव टू जस्ट टेक दिस वन लिटिल बिट थिकर। ओके, सो ये है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। If the speed happens to be less than under root of rc tan theta, then the vehicle starts skidding inside। यहां तक क्लियर? बट क्योंकि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन वो जो गाड़ी अंदर जा रही है उसको बैलेंस कर लेगा। ओके, सो द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट अलाउ व्हीकल टू गो टुवर्ड्स सेंटर, वो अंदर जाने नहीं देता उसको, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन कहां पे आया, on the inclined plane but up, it is up in the direction of inclined plane। good, ये कब, जब स्पीड हम लोग कम कर रहे हैं with respect to most safe speed। now you should know one more thing here, आपको वापस से एंगल स्प्लिट करते आने चाहिए। तो ये जो Fs है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है, इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, एक कंपोनेंट यहां जाएगा, एक यहां जाएगा। सो यू शुड ऑलवेज नो, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। क्यों थीटा है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, है ना? तो ये आ गया आपका एफ एस कॉस थीटा अगेन, ये आ गया आपका एफ एस साइन थीटा। अगर आप सिर्फ वेक्टर्स की बात करोगे अब, तो वेक्टर डायग्राम से देखोगे तो n cos थीटा अपवर्ड है और एफ एस साइन थीटा भी अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है, मतलब n cos थीटा और एफ एस साइन थीटा ने mg को बैलेंस किया है, राइट? सिमिलरली n साइन थीटा टुवर्ड्स सेंटर है और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है, इसलिए मैं लिखूंगा n साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि एफ एस कॉस थीटा ये n साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनवर्ड फोर्स माइनस आउटवर्ड फोर्स विल गिव यू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी टुवर्ड्स सेंटर। तो क्योंकि सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर होता है, इसलिए इनवर्ड माइनस आउटवर्ड लिख रहे हैं हम लोग। आप फिर बोलोगे एफ एस कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर होता है, तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम v1 स्क्वायर बाय आर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? गुड। अब फिर आप वापस से इसको डिवाइड करते हो, यू डिवाइड दिस टू mv1 स्क्वायर बाय आर अपॉन mg, mm कैंसल, वो तो हम कर लेंगे सॉल्व बाय द वे। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो n साइन थीटा माइनस एफ एस होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कॉस थीटा, ये एफ एस होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अपॉन n cos थीटा प्लस एफ एस, वापस से एफ एस है म्यू n साइन थीटा। तो ये आपको मिल गया v1 स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू, मैं n cos थीटा कॉमन निकाल लेता हूं,
पहले टर्म में कॉस था नहीं, पहले टर्म में सिर्फ साइन था, तो कॉस से डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने कॉस कॉमन निकाला है वो नहीं था, माइनस म्यू अपॉन एन कॉस, नीचे से भी कॉमन निकाल लेता हूं, 1 प्लस म्यू, अभी यहाँ पे कॉस नहीं था तो कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये एन कॉस कैंसल, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू आरजी शिफ्ट कर दिया मैंने, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो रेज टू हाफ हो जाएगा. Just a minute, let me make some space over here. Okay, right. So if I take square root, I will be getting raised to half, matlab under root of all this. So this value of v1 is minimum speed that one can have to perform circular motion without sliding inside. इससे कम हुआ गाड़ी अंदर गया. Okay, correct. Similarly, you can also derive what is the maximum speed, क्योंकि मैं गाड़ी तो 20 किलोमीटर पर आवर पे भी चला सकता हूँ, मैं 100 किलोमीटर पर आवर पे भी ले जा सकता हूँ. तो नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड. अब ऐसा है कि अगर हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, हम बढ़ाते गए, तो दिस व्हीकल विल स्टार्ट स्पीडिंग आउटवर्ड्स, मतलब फ्रिक्शन विल बी इनवर्ड्स, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो गाड़ी को बाहर जाने से रोकता है, राइट. फ्रिक्शन ही है जो गाड़ी को अंदर जाने से भी रोकता है, मतलब फ्रिक्शन का काम है बैलेंस करने का. तो इन दिस केस यू विल हैव फ्रिक्शनल फोर्स हियर, यहां पे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो इट विल बी along the plane but inside, so frictional force will be here in that case. Okay, so you will have frictional force here. फिर वापस से आप फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स करोगे, तो one component will go here and other will be in this direction like this. Okay, तो मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, doesn't matter really. तो friction here will have, ऑफ कोर्स यू नो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट. अल्टरनेट एंगल ये आ जाएगा आपका फ्रिक्शन, ये एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स था, एफ एस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एफ एस साइन थीटा. तो एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम, आपको दिख रहा होगा कि एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा, मतलब एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा. और टुवर्ड सेंटर कौन कौन सा फोर्स है, एक तो एन साइन थीटा है प्लस एफ एस कॉस थीटा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी टू स्क्वायर बाय आर जी. वाई वी टू, बिकॉज इन दिस केस आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, जैसे वहां पे v1 was less than under root of rc tan theta, यहाँ पे we are talking about v2 which is greater than under root of rc tan theta. मतलब हम लिमिट्स फाइंड करने के लिए ये बोलते हैं कि सपोज मान लो कि v1 से स्पीड कम हो गया तो क्या होगा, मतलब अंडर रूट ऑफ rc tan theta से स्पीड कम हो तो क्या होगा, स्किड होगा अंदर की तरफ. अंडर रूट ऑफ rc tan theta से ज्यादा स्पीड हो गया तो क्या हो गया, व्हीकल बाहर की तरफ जाएगा. तो यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशंस हम लोग स्पीड फाइंड करते हैं. तो अभी वापस से आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे. और बाय द वे यहाँ पे g नहीं है, सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, तो n sin थीटा और एफ एस कॉस थीटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे थे. आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करोगे, वापस से सॉल्व करोगे, ओनली चेंज दैट विल अकर इज प्लस के जगह पे माइनस होगा यहाँ पे, दैट्स इट, दैट्स द ओनली चेंज यू विल सी. तो यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, ये आ गया आपका 2, ये आ गया प्लस, और नीचे आ गया आपका माइनस, इतना ही डिफरेंस आता है. तो दिस इज मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, वो था मिनिमम सेफ्टी स्पीड.
तो नेक्स्ट टॉपिक इज कोनिकल पेंडुलम, और इसमें आपको पता है कि बेसिकली सिंपल पेंडुलम ही कोनिकल पेंडुलम होता है, ओनली वन डिफरेंस। सिंपल पेंडुलम में आप क्या करते हो, पेंडुलम को एक हाइट तक लाते हो और रिलीज कर देते हो, तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, तो वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो सर्कुलर मोशन नहीं है। ओके, बट अगर आप पेंडुलम को एक पॉइंट पे लाए और आपने रिलीज करने की जगह पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश दे दिया, तो पेंडुलम स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? सो we have this pendulum, let us say this is height h, this is length l of pendulum, and circular motion जो होगा उसका रेडियस, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ये पेंडुलम, उसका रेडियस में मान लेता हूं r है, दिस इज r, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। सेमी वर्टिकल क्यों? क्योंकि वर्टिकल एंगल इतना आएगा पूरा, तो उसका हाफ है, तो सेमी वर्टिकल एंगल है वो, राइट, थीटा। नाउ सबसे पहले सिचुएशन पता होनी चाहिए। नाउ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब मैंने ऑब्जर्व किया तब पेंडुलम था ए पोजीशन पे, हमको ये देखना है दैट व्हेन इट वाज एट ए पोजीशन व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पेंडुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल you have gravitational force, मतलब weight which is downwards, mg, which is downwards, so mg is downwards, right? There is tension in the string which is towards the point of extension, क्योंकि टेंशन हमेशा जहां आपने स्ट्रिंग बांधा होता है उस डायरेक्शन में होता है टी। ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, सो दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही आने वाला है, और ये आएगा आपका टी कॉस थीटा, तो यहाँ पे जाएगा टी साइन थीटा कंपोनेंट। नाउ we see from the figure that t cos theta is balancing weight mg and t sin theta is towards center, मतलब it must be providing centripetal force mv square by r। when I divide these two, तो mv square by r upon mg equal to t sin theta upon t cos theta, t cancel out, m cancel out, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर बाय आर जी, मतलब v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू टेन थीटा, तो v स्क्वायर आर जी टेन थीटा, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये इक्वेशन और यहाँ पे जो आपने मोस्ट सेफ्टी का इक्वेशन निकाला था वो एग्जैक्टली सिमिलर आता है, सिमिलर है, सेम नहीं है। यहाँ पे एंगल थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है, वहां पे एंगल थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग था, राइट? तो ये डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे पेंडुलम है, वहां पे व्हीकल था, वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे क्योंकि रोड के ऊपर गाड़ी थी, मतलब कॉन्टैक्ट था, यहाँ पे फ्रिक्शन, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं आने वाले हैं। गुड, राइट। सो इफ यू नो दिस, देन हमको फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो हमको पता है टाइम पीरियड, मैं इसको T1 बोल देता हूँ क्योंकि T इज फॉर टेंशन, तो T1 इज फॉर टाइम पीरियड। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो ये कैसे निकालेंगे? हमको पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस, 2πr बाय v, तो ये आ जाएगा 2πr बाय v, v इस ऊपर लिखा हुआ है आर जी टेन थीटा, वेरी गुड। तो हमको मिल जाएगा T1 इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन आर जी टेन थीटा, सिर्फ इस आर को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले गया, आर स्क्वायर करके, एक आर कैंसल,
तो T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r upon g tan theta. Now if you see from this diagram, you see sin theta is opposite side upon hypotenuse, मतलब r by l, तो r equal to l sin theta. Good, good. तो you can say time period equal to 2 pi under root of r is l sin theta upon g tan theta. So this is equal to 2 pi under root of l sin theta upon g tan theta is sin theta upon cos theta, तो cos theta ऊपर आ गया, cancel cancel. So time period is 2 pi under root of l cos theta by g. Okay, now if theta is small, for small values of theta you have cos theta approximately equal to theta, 0 नहीं 1 होता है, sin theta is approximately equal to theta for small angle of theta, cos theta is approximately equal to 1. कहां से आता है? sin और cos सीरीज से आता है. So we don't have time to discuss that now. For small angle cos theta is approximately 1, sin theta is approximately theta. तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी. ये आ गया आपका टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, राइट. सो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तो यहाँ तक आपको कोनिकल पेंडुलम का इंफॉर्मेशन होना चाहिए. दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेरिवेशन अपने आप होते हैं. सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसके बाद हमको रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना है. हमने अभी तक रोटेशनल मोशन स्टार्ट नहीं किया है. सो दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन. One thing that you should always understand and always know is conical pendulum is horizontal circular motion. मतलब पार्टिकल कहीं पे भी हो मोशन में, उसका ग्राउंड से हाइट हमेशा सेम होता है. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में द हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंजेस, है ना. तो जब भी हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा पार्टिकल का और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होता है. मतलब पार्टिकल कहीं पे भी हो, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वांट टू डू हियर इज, पहले समझ लो करना क्या है. हमारे पास एक रस्सी थी, रस्सी पे हमने एक बॉल को बांध दिया और हम अब उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो वी आर मेकिंग इट, वी आर whirling it in vertical plane. तो हम vertical plane में इसको घुमा रहे हैं. तो I will mark some points here. जैसे B point is the lowest point, A point sorry, A point is the highest point, और इसको मैं रेफरेंस लेवल या ग्राउंड लेवल ही मान लेता हूँ हमेशा. दिस इज ग्राउंड लेवल फॉर मी. ओके, सो आई जस्ट से रेफरेंस लेवल और ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल मानने से क्या हुआ, हाइट जीरो हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया बी पॉइंट पे. और एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ सी, और फिर यहाँ पे एक कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट ले सकते हो, बट वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट, जरूरत नहीं है उसकी. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमको अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी निकालना है. तो व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट ए, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे टॉप पोजीशन पे है, ए पॉइंट पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ये रस्सी पे बांधा हुआ है पार्टिकल को, बॉब को, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना ही चाहिए, राइट. और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज ऑलरेडी हियर. आई एम शोइंग इट इन द, let's say with some other color, I'll use green color.
सो ग्रीन कलर वेक्टर मतलब दिस इज अ वेक्टर फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. लेट अस से ए पॉइंट पे जब पार्टिकल था तो उसका वेलोसिटी वी ए था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी ए स्क्वायर बाय आर, वेयर आर इज दिस रेडियस विच इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ कोर्स. तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी है ये. एंड ऑफ कोर्स टेंशन T1 इज टुवर्ड्स सेंटर. क्यों टुवर्ड्स सेंटर? क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज एट या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन. मैंने कहाँ पे होल्ड करके रखा था रस्सी को? मैंने रस्सी को यहाँ पे होल्ड करके रखा है. ये जो O पॉइंट है ये मेरे हाथ में है और अब मैं घुमा रहा हूँ. मतलब टेंशन T1 हमेशा, टेंशन T1 ऑलवेज विल बी अलोंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन. अब अगर पार्टिकल B पे आ जाता तो टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में जाता, तो मैं उसको टेंशन T2 बोल दूंगा, राइट? So you have to understand this simple thing. अगर आपको A और B यूज करना है तो that is also okay. So you can just say tension TA when the particle was at point A, tension TB when the particle was at point B. Right? Good. Clear? There is one more thing here. mg भी डाउनवर्ड्स है, तो I will get rid of this. मैं इंस्टेड बोलूंगा कि यहाँ पे वेट भी नीचे है, टेंशन भी नीचे है और दोनों टुवर्ड्स सेंटर है. तो एट पॉइंट ए व्हाट इज हैपनिंग? एट पॉइंट ए व्हाट इज हैपनिंग? mg is downwards plus tension T is downwards TA, and because these two are downwards मतलब these two are towards center, they are providing necessary centripetal force. अब बुक में कुछ तो लिखा है जो सही नहीं है, बट ठीक है. अभी वो बोलते हैं कि अगर आपको ए पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है तो टेंशन टी की वैल्यू 0 होनी चाहिए. लॉजिकली सोचो, मेरे पास एक, आपने चेंडू से सबने खेला होगा, यू नो, जतरा के टाइम पे यू गेट काइंड ऑफ चेंडू बोलते हैं उसको, जो है वायर, उसके नीचे बॉल लगा हुआ है. अब आप ये लॉजिकली सोचो कि टॉप मोस्ट पोजिशन पे अगर बॉल आ गया और टेंशन है ही नहीं स्ट्रिंग में, तो वो सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म करेगा? वो तो सीधा नीचे आ जाएगा ना. इट विल बिकम लूज एंड दिस बॉल विल डायरेक्टली फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग नियरली 0 होना चाहिए. एंड दिस मिनिमम वेलोसिटी इज फॉर सर्कुलर मोशन. Minimum velocity of the bob at the topmost point so that it performs circular motion can be found out by setting TA approximately equal to 0. Equal to 0 तो अगर हो गया तो बात खत्म, सर्कुलर मोशन ही नहीं है, बॉल सीधा नीचे आके गिरेगा. अगर टेंशन 0 हो गया मतलब स्ट्रिंग लूज हो गई. स्ट्रिंग लूज हो गई मतलब there is no circular motion. This is as simple as that. But बोला है तो अभी डाल दो वैल्यू 0. तो इफ यू पुट 0 वैल्यू तो mg इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर. कैंसल कैंसल, तो आपको मिल जाएगा वी ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी. मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आती है रूट ऑफ आर जी. मिनिमम वेलोसिटी है, दिस इज मिनिमम वेलोसिटी बेसिकली. जब आप बी पॉइंट पे देखोगे तो बी पॉइंट पे सिनेरियो क्या है? बी पॉइंट पे सीन ये है दैट टेंशन टीबी इज टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि रस्ते को हमने ओ पॉइंट पे बांधा था, but weight mg is downwards. तो weight mg here is downwards. तो of course हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है, इसलिए मैं TB माइनस mg, क्योंकि दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर है, इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय r लिखूंगा. Why I am putting so much of focus on TB minus mg? Because then I have seen student asking me, why not mg minus TB? Why not mg minus TB? Why TB minus mg? कौन सा मोशन है? सर्कुलर. सर्कुलर मोशन में क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ है? सेंटर की तरफ. और टीबी भी किस तरफ है? सेंटर की तरफ. मतलब रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए. मतलब टीबी माइनस mg करना पड़ेगा. अगर मैं mg माइनस टीबी लिखता हूं तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे आ जाता है.
right? So resultant force should be towards center. If you write mg minus tb, this force is downwards, which is away from center. तो हमको resultant force towards center चाहिए, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं. तो you have this tb minus mg equal to mvb square by r. अब if I want to find out वेलोसिटी एट बी, मैं सिंपल लॉजिक यूज करूंगा. मैं बोलूंगा कि टोटल एनर्जी कॉन्जर्व्ड है, मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी आर इक्वल. फिर मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का, काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी. देन kinetic is half mva square, potential is mgha, but height of a, ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, तो a का हाइट कितना हो गया, r प्लस r 2r, मतलब डायमीटर बेसिकली. तो हाइट ऑफ दिस इज 2r. तो यहाँ पे ये 2r मैं लिख रहा हूं, कैसे आया आपको समझाया. ओके. काइनेटिक एनर्जी एट b इज हाफ mvb स्क्वायर प्लस पोटेंशियल इज mghb, लेकिन बी पॉइंट तो खुद ही ग्राउंड लेवल पे है, मतलब हाइट जीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट. तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा. यू विल हैव टू सॉल्व दिस. va की वैल्यू हमको पता है, व्हाट इज va स्क्वायर, rg है बाय 2. ये m कॉमन निकाल के इसके साथ मैं कैंसिल कर चुका हूं, और rg कहां से आया, va स्क्वायर से आया, प्लस 2rg इक्वल टू हाफ वीबी स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर लो 2 से, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो आपके पास आएगा 5rg. तो वीबी स्क्वायर यू विल गेट इक्वल टू 5rg. तो यू विल गेट वीबी स्क्वायर एज 5rg, मतलब वीबी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg. तो यहाँ पे वीबी जो है अंडर रूट ऑफ 5rg जो है, दिस इज मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट लोवेस्ट पॉइंट, मिनिमम इज एट हाईएस्ट पॉइंट. तो मिड पॉइंट पे दोनों के बीच में आता है, सो इट हैज टू बी इन बिटवीन अंडर रूट rg एंड अंडर रूट 5rg, इन बिटवीन. अगर आप सॉल्व करोगे तो इट टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3rg. सॉल्व कैसे करना है, वही लॉजिक है. टोटल एनर्जी एट सी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, या फिर टोटल एनर्जी एट ए, दोनों में से कोई भी इक्वेट करके आपको मिल जाएगा, राइट. So this is all about circular motion. Tomorrow we will start with rotational dynamics. Rotational dynamics will take a little more time compared to this. So I may extend 15 minutes tomorrow from 8:30 to, let us say, 9:45.